Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 1st June 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about 13th World Urban Forum. Important from our syllabus GS paper 2 international agencies point of view. देखिए 13th World Urban Forum has been organized by UN Habitat, which is an agency of United Nations. And this World Urban Forum has been organized in Baku, Azerbaijan. So this fact could be important from prelims exam point of view. ये जो 13th वर्ल्ड अर्बन फोरम कराई गई बाय यूएन हैबिटेट, इसी ओकेजन पे एक रिपोर्ट रिलीज किया गया, अ रिपोर्ट रिगार्डिंग हाउसिंग इन अर्बन एरियाज, कि अर्बन एरियाज में हाउसिंग का कैसा पैटर्न है। तो इस रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जो मेंस के आंसर राइटिंग में कहीं पे वैल्यू एडिशन में हेल्पफुल हो सकता है। आज पर दिस रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड 3.4 बिलियन पीपल, दैट मीन्स 4 आउट ऑफ एवरी 10 पीपल lack access to adequate housing. इस रिपोर्ट में बताया गया कि if a household spends more than 30% of its budget on housing, then it is considered to be stressed burdened. अगर अपने बजट का 30% से ज़्यादा अगर हाउसिंग पर खर्च कर रहे हैं तो उस हाउसहोल्ड को कहा जाएगा कि वो स्ट्रेस्ड है हाउसिंग को लेकर के। एंड ग्लोबली अबाउट 44% ऑफ हाउसहोल्ड्स आर स्ट्रेस्ड बर्डन्ड। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ देखने को मिली है इस रिपोर्ट में, जिससे रिलेटेड मुझे लगता है एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, वो है फाइनेंशियलाइजेशन इन हाउसिंग सेक्टर। फाइनेंशियलाइजेशन इन हाउसिंग सेक्टर का मतलब ये है कि आजकल एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है जहां पे लोग घर रहने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, घर खरीदा जा रहा है एज अ मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ताकि उसका प्राइस फ्यूचर में बढ़ जाए और उसको रीसेल करके ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट किया जा सके। जैसे लोग गोल्ड खरीदते हैं वैसे ही लोग फ्लैट्स खरीद रहे हैं। सो दैट फिनोमिना where the flats and other housing properties are being bought not just as a means for living there but as a means of investment, इस फिनोमिना को कहा गया है फाइनेंशियलाइजेशन इन हाउसिंग सेक्टर। अब इससे हो क्या रहा है कि कुछ अमीर लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर खरीद लेते हैं। एक आदमी उसने 10-10 फ्लैट खरीद लिए और बाद में उन फ्लैट्स को धीरे धीरे मार्केट में जब उसके दाम बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे उसको बेच रहा है। इससे क्या हो रहा है कि डिमांड सप्लाई मिसमैच हो रहा है और इस कारण से हाउसिंग सेक्टर में एक प्राइस राइज देखने को मिल रहा है। एक फिनोमिना तो ये हो गया कि फाइनेंशियलाइजेशन इन हाउसिंग सेक्टर के कारण जो डिमांड सप्लाई मिसमैच हुआ, जिस कारण से प्राइसेस ऑफ फ्लैट्स आर गोइंग अप। दूसरा, अब चूंकि हाउसेस को इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदा जा रहा है, रीसेल वैल्यू के लिए खरीदा जा रहा है, इसी कारण से जो बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, उनका अब इंटरेस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग करने में, अफोर्डेबल हाउसेस बनाने में कम है। जैसे कि 1 रूम किचन या 2 रूम किचन या 2 BHK, इस तरीके के हाउसेस कम बना रहे हैं। लग्जरी हाउसेस ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं डेवलपर्स या बिल्डर्स, बिकॉज उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है। इस कारण से जो रिलेटिवली नॉट सो वेल ऑफ फैमिलीज हैं, उनके लिए हाउस अफोर्ड कर पाना काफ़ी कठिन हो रहा है। भारत के अंदर का ट्रेंड देखा जाए तो 2018 में भारत के 8 बड़े शहरों में, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 8 बड़े शहरों में 10 में से 5 जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे, यानी कि 50% हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो होते थे वो अफोर्डेबल कैटेगरी के होते थे, 1 रूम किचन या 2 रूम किचन या 2 BHK इस तरीके के। लेकिन अब 2025 में 10 में से सिर्फ 2 ही इस तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं जो अफोर्डेबल कैटेगरी के हैं। 8 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लग्जरी कैटेगरी के, हाई मार्जिन प्रॉफिट वाले कैटेगरी में डेवलप किए जा रहे हैं। तो कभी भी लैक ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ पे प्रश्न आए, के शेप्ड इकोनॉमी पे प्रश्न आए, तो वहां पे आपको ये आर्गुमेंट भी आप कोट कर सकते हैं कि बिकॉज ऑफ lack of inclusiveness in growth, because of rising या widening inequality in India, now even housing has become unaffordable for many, because there are few rich people who are creating most of the demand
because housing sector is now seen as a means of financialization, and since they are creating the demand, rich people, the developers are also developing projects of luxury type mostly, which is making housing very unaffordable for the middle class as well as lower class. तो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ हाउसिंग सेक्टर के ऊपर मुझे लगता है प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा जा सकता है। एक, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ हाउसिंग सेक्टर क्या होता है उस कॉन्सेप्ट पे, और दूसरा ये 13th वर्ल्ड अर्बन फोरम कहाँ कराई गई, इस पे प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ हाउसिंग सेक्टर पे मैंने ये प्रश्न बना करके आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंडियाज डोमेस्टिक सोलर सेल मैंडेट, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है सोलर सेल एंड सोलर मॉड्यूल, दोनों एक दूसरे से सिमिलर कैसे हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले वो समझना जरूरी है। देखिए, सोलर सेल इस तरीके के छोटे छोटे चिप्स होते हैं जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं थ्रू फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। होता क्या है कि इस तरीके का एक छोटा सोलर चिप होता है, मेनली ये सब बनते हैं सिलिकॉन से। सिलिकॉन को लेयर बाय लेयर पहले स्ट्रक्चर किया जाता है, तो एक लेयर को कहा जाता है वेफर, इस तरीके के मल्टीपल वेफर्स को कहा जाता है पॉली वेफर्स। इन पॉली वेफर्स की मदद से बनता है सोलर सेल चिप इस तरीके का, ठीक है। और सोलर सेल चिप को आपस में फिट करके फिर बनाया जाता है सोलर मॉड्यूल। किसी भी एक सोलर चिप पे होता क्या है कि जब सनलाइट यहाँ पे गिरती है तो बिकॉज ऑफ फोटोवोल्टाइक इफेक्ट, यानी कि सनलाइट कुछ एनर्जी लेकर के आ रहा है, सनलाइट इज नथिंग बट पैकेट फ्लोइंग पैकेट ऑफ फोटोन्स, एवरी फोटोन कैरी सम एनर्जी। तो वो एनर्जी जो है वो इस जब सोलर सेल पे गिरती है सनलाइट की मदद से, तो वो फिर इस सोलर सेल के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है, और वो इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करने लगते हैं तो इसी से फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो दैट इज फोटोवोल्टाइक इफेक्ट, जिसकी मदद से सोलर सेल जो बना है पॉली वेफर्स यानी कि मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिलिकॉन से, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इस तरीके के तमाम सोलर सेल्स को अरेंज किया जाता है एक लेयर में और उनको फिर एक प्रोटेक्टिव किट में उनको फिट कर दिया जाता है। तो इससे बनने वाला जो लार्जर मॉड्यूल है इसी को कहा जाता है सोलर मॉड्यूल। तो सोलर सेल इज द स्मॉलेस्ट डिवाइस, दिस वन पार्ट दैट converts sunlight into electricity, and solar module is collection of many such solar cells connected together and enclosed in a protective frame। अब भारत में अगर बात की जाए तो सोलर सेल की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगभग 30 गीगावाट पर ईयर है, यानी कि हमारे देश में जितना सोलर सेल बनता है उससे 30 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी बनाया जा सकता है। लेकिन सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इज अबाउट 65 गीगावाट पर ईयर, यानी कि ओवरऑल हमारे देश में जितने सोलर मॉड्यूल्स बनते हैं उनकी मदद से सोलर एनर्जी लगभग 65 गीगावाट पर ईयर जनरेट किया जाता सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बहुत सारे सोलर मॉड्यूल्स जो हमारे देश में बनते हैं वो सोलर सेल्स इंपोर्ट करके मंगाते हैं। इसका सिंपल सा मतलब तो यही है, सोलर सेल्स हमारे देश में उतने बनते हैं जिससे 30 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके एक साल में, और सोलर मॉड्यूल्स इतने हैं बनते हैं जिससे 65 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके एक साल में। सोलर पैनल्स या सोलर मॉड्यूल्स एक ही बात है। तो इसका सरल सा मतलब है कि ज्यादातर जो हमारे देश में सोलर पैनल्स हैं या सोलर मॉड्यूल्स बनते हैं उसमें लगभग 50% से ज्यादा जो सोलर सेल्स हैं वो इंपोर्ट करके मंगाए जाते हैं। इट मींस मैनी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स डिपेंड ऑन इंपोर्टेड सेल। अब करंट न्यूज पे आते हैं। देखिए, आज से भारत सरकार का एक नया नियम अप्लाई होगा ऑन सोलर मॉड्यूल एंड सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन इंडिया। आज पर दिस न्यू मैंडेट रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट, जितने भी सोलर प्रोजेक्ट्स हैं फॉर रूफटॉप या कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए, दे मस्ट यूज सोलर सेल्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया ओनली। यानी कि ये जितने भी सोलर मॉड्यूल बनाने वाली कंपनियां हैं इनको भारत के बने हुए ही सोलर सेल्स का इस्तेमाल करना है।
विदेशों से सोलर सेल्स को मंगा करके सोलर मॉड्यूल नहीं बना सकते। ये जो नया मैंडेट दिया है भारत सरकार ने, इसका मकसद है टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट ऑफ सोलर सेल्स, जिससे देश के अंदर सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को बूस्ट मिले। अब इससे नुकसान क्या हो सकता है शॉर्ट टर्म में? इससे एक बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि कई सारे जो ऐसे छोटे छोटे सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स थे, जो फिटिंग तो करते हैं बट सोलर सेल्स नहीं बनाते थे, दे वुड इंपोर्ट सोलर सेल्स एंड देन दे वुड फिट इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर सोलर मॉड्यूल्स। उनको नुकसान हो जाएगा। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सोलर सेल्स वाली कंपनियां, दे हैव इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम। इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम मतलब उनके यहाँ सोलर सेल्स भी बनता है, साथ ही साथ उन सोलर सेल्स को एक फ्रेम में वो इंटीग्रेट करके सोलर मॉड्यूल्स भी बनाते हैं। उनको फायदा हो जाएगा क्योंकि वो तो खुद ही सोलर सेल्स बनाते हैं। लेकिन जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, जो स्टैंड अलोन सोलर मॉड्यूल्स पे काम करती हैं, सोलर सेल्स को इंपोर्ट करके और सोलर मॉड्यूल बनाती हैं, उनको नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि अब उनको सोलर सेल्स खरीदना होगा भारत की ही कंपनियों से, जो सोलर सेल भी बनाती हैं, साथ ही साथ सोलर मॉड्यूल भी बनाती हैं। तो अपने ही कॉम्पिटिटर्स से उनको अब सोलर सेल्स खरीदना होगा, तो नेचुरली उनको ज़्यादा प्राइस पे करना होगा और इससे जो छोटी छोटी कंपनियां हैं सोलर मॉड्यूल्स वाली, उनको नुकसान हो सकता है। तो ये इस नए इनिशिएटिव का या नए मैंडेट का क्रिटिसिज्म है। ऑफ कोर्स ये जो नया मैंडेट लाया गया है 1 जून से एप्लीकेबल होगा, तो सोलर सेल्स, जो भी सोलर मॉड्यूल बनेगा उसमें सोलर सेल्स भारत के अंदर ही बने होने चाहिए। मकसद इसका है ऑफ कोर्स टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट। इससे फायदे काफी सारे बताए जा रहे हैं कि डोमेस्टिक सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो भारत का सोलर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम स्ट्रेंथन होगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तरफ ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। लेकिन कंसर्न क्या है? डोमेस्टिक सेल प्राइसेस में राइज ड्यू टू लिमिटेड सप्लाई, पॉसिबिलिटी ऑफ मार्केट कंसोलिडेशन, बेसिकली फ्यू प्लेयर्स who have integrated मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, जो सोलर सेल्स भी बनाते हैं, जो सोलर पैनल्स भी बनाते हैं, उनको फायदा होगा और छोटी छोटी कंपनियां बंद हो जाएंगी। तो बेसिकली मोनोपोलाइजेशन के तरफ सोलर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम जा सकता है और शॉर्ट रन में काफी नुकसान हो सकता है सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग को। प्राइसेस ऑफ सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग में गो अप, ओवरऑल सोलर पावर का प्राइस में गो अप। सो दिस इज ए गुड एग्जाम्पल। आपको ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है सोलर सेल पे, सीधा सीधा प्रश्न पूछने के बजाय एक जेनरिक प्रश्न पूछा जा सकता है जीएस पेपर 3 में, कि जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के ऊपर हमारा एम्फेसिस है, उसका शॉर्ट रन में इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, एक्सप्लेन करें विथ एग्जाम्पल। तो एक बढ़िया एग्जाम्पल है। जब भी आप आत्मनिर्भरता की तरफ जाएंगे, सेल्फ रिलायंस की तरफ जाएंगे, तो इंपोर्टेड आइटम्स को आपको कट डाउन करना होगा। इंपोर्टेड आइटम्स हम इंपोर्ट करके इसलिए यूज कर रहे हैं भारत में, हमारे मैन्युफैक्चरर्स इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि वो सस्ते हैं। तो अगर आत्मनिर्भरता की तरफ हम ज्यादा जाएंगे, इंपोर्टेड आइटम्स को कट करेंगे, तो नेचुरली कुछ टाइम के लिए शॉर्ट रन में इकोनॉमिक स्ट्रेस देखने को मिल सकता है। इस टॉपिक डिस्कसिंग के बेसिस पे प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल मैंने आपसे पूछा है इसी आइडिया के ऊपर कि आत्मनिर्भरता का इंडस्ट्री के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, बट मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है। आई हैव आस्क्ड इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट ओनली, सोलर सेल कॉन्टेक्स्ट में ही। क्वेश्चन को अगर जेनरिक तरीके से पूछ दिया जाए कि कैसे आत्मनिर्भरता का इंडियन इकोनॉमी पे इंपैक्ट होगा इन नेगेटिव मैनर इन शॉर्ट रन, तो फिर आपको 3-4 अलग अलग एग्जाम्पल देने पड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो मैंने सोलर सेल के कॉन्टेक्स्ट में ही पूछा है। आप आराम से जो हमने डिस्कशन किया है, ये वाले पॉइंट्स, प्रोज एंड कॉन्स, उसके मदद से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट खेत बचाओ अभियान, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। आज से 1 जून से इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इन एसोसिएशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर स्टार्ट करेगी 1 महीने का खेत बचाओ अभियान, मंथ लॉन्ग कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव, खेत बचाओ अभियान। इस खेत बचाओ अभियान का लक्ष्य है सॉइल डिग्रेडेशन को रोकना और सॉइल फर्टिलिटी को रिस्टोर करना। खेत बचाओ अभियान में 3 एरियाज पे मेनली फोकस किया जाएगा। केमिकल फर्टिलाइजर्स की डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना होगा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के यूज को बढ़ाना होगा। जो इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम,
इनका बैलेंस्ड रेशियो होना चाहिए सॉइल के अंदर। जनरली होता क्या है कि एनपीके का आइडियल रेशियो होना चाहिए सॉइल के अंदर 4:2:1, लेकिन हमारे यहाँ पे यूरिया इज हाईली सब्सिडाइज्ड। इस कारण से हमारे फार्मर्स यूरिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। नतीजा ये होता है कि यूरिया के अंदर तो मेनली नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी इन सॉइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और नाइट्रोजन का फास्फोरस और पोटेशियम के मुकाबले अवेलेबिलिटी ऑन द सॉइल रेशियो जो हो जाता है वो 10:2:1 या 10:3:1 के आसपास हो जाता है। एक्सेसिव नाइट्रोजन के कारण सॉइल के अंदर सैलिनिटी बढ़ जाती है। आसपास के जो वाटर बॉडीज हैं वहाँ पे एल्गल ब्लूम देखने को मिलता है। ये एल्गल ब्लूम का कॉन्सेप्ट आपने अपने एनवायरनमेंट के क्लास में जरूर पढ़ा होगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ यूरिया, जिस कारण से नाइट्रोजन कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। खेत बचाओ अभियान का लक्ष्य है कि एनपीके का जो आइडियल रेशियो है 4:2:1 उसको अटेन किया जाए। साथ ही साथ ऑल्टरनेटिव्स को प्रमोट करने पे फोकस किया जाएगा खेत बचाओ अभियान में। नैनो यूरिया पे, ऑर्गेनिक इनपुट, बायो फर्टिलाइजर्स, ग्रीन मैन्योरिंग, इन सब पे, मल्चिंग ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड, इन सब पे फोकस किया जाएगा इन दिस खेत बचाओ अभियान। किसने स्टार्ट किया है? प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको ध्यान रखना है, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। 1 महीने का इनिशिएटिव है, 1 जून से यानी कि आज से शुरू हुआ। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। न्यू कास्केड फ्रॉग स्पीसीज डिस्कवर्ड इन नागालैंड। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। Scientists from Geological Survey of India have discovered a new species of cascade frog in Nagaland near Myanmar border. Cascade frogs होते क्या है? देखिए, वाटर बॉडीज खासकर रिवर जो छोटे छोटे वाटरफॉल्स बनाती हैं उनको कहा जाता है कास्केड्स। छोटे छोटे वाटरफॉल्स या नदियों का पानी जहाँ पे बिकॉज ऑफ इरेगुलर लैंड सरफेस, इरेगुलर टोपोग्राफी, नदियों का पानी जहाँ पे काफी उछलता रहता है उस रीजन को कहा जाता है कास्केड रीजन। और उसी एरिया के आसपास जो फ्रॉग्स मिलते हैं उनको कहा जाता है कास्केड फ्रॉग। तो इसी तरीके का एक नया कास्केड फ्रॉग मिला है इन नागालैंड, इन किफिरे डिस्ट्रिक्ट नियर म्यांमार बॉर्डर। इसको तो 2024 के अगस्त महीने में ही ढूंढ लिया गया था। इस नए फ्रॉग का नाम रखा गया है एमोलोप्स कमल। The name Amolops Kamal given to this new cascade frog has been given after Kamal Chaudhary ji, former teacher and lead researcher at B. Barua College of Guwahati. This is the first cascade frog species described in Nagaland. ये भी important बात है। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। IPL 2026 कल कंक्लूड हो गया। वैसे तो IPL से प्रीलिम्स में प्रश्न अभी तक तो आए नहीं हैं, मुझे लगता नहीं है कि आगे भी आएंगे। IPL को उतना इंपॉर्टेंस तो नहीं दिया जाता एग्जाम्स में, बट फिर भी देख लेने में कोई बुराई नहीं है। आपको पता ही होगा RCB ने, अगर क्रिकेट आप फॉलो करते हैं, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने गुजरात को हरा करके IPL 2026 टाइटल जीत लिया है। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर वैभव सूर्यवंशी, ऑरेंज कैप यानी कि मोस्ट रन्स बाय वैभव सूर्यवंशी, पर्पल कैप यानी कि मोस्ट विकेट्स बाय कसिगो रबादा। हो सकता है कि अब वैभव सूर्यवंशी को पर्पल कैप मिला, ऑरेंज कैप मिला, ये तो आप सब जानते ही हैं। ये पर्पल कैप पूछ सकता है कि ये किसको मिला, कगिसो रबाडा। इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड वैभव सूर्यवंशी, फेयर प्लेयर अवार्ड पंजाब किंग्स को मिला है। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इज इंडियाज कंपोनेंट ऑफ ग्लोबल demographic and health survey program which has traditionally received funding from USAID. That is correct. National Family Health Survey continues to follow globally accepted DHS framework, but it is being fully funded by Ministry of Health and Family Welfare. Both statement are correct. Logistic Port Performance Index, पहला स्टेटमेंट तो सही है, सागर आकलन फ्रेमवर्क पे बना है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है। लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स फ्रेमवर्क जो है वो 50% वेटेज देता है टू एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस एंड 50% वेटेज टू ईयर ऑन ईयर इंप्रूवमेंट। Varuni web application. All the three statements are directly correct. Babesia is parasitic disease, that is correct. Second statement is wrong because it is not bacterial pathogen but parasitic disease. That's all from our side for today. Thanks for watching.